नमस्कार साथियों। अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नया सिद्धांत डिस्कस करेंगे जो कि प्लेटो के ज्ञान के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण रूपक माना जाता है, और वो है विभाजित रेखा का रूपक, जिसको हम कहते हैं विभाजित रेखा का रूपक, यानी कि डिवाइडेड लाइन एनालॉजी, या एक प्रकार से विभाजित रेखा का सिद्धांत। डिवाइडेड लाइन जो है थ्योरी या एनालॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो जो ज्ञान, ठीक है, हमने जाना था कि ज्ञान क्या होता है, सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात का जो एक स्टेटमेंट है, यही प्लेटो ने फॉलो करते हुए इसको प्रतिपादित अच्छे से किया है। अगर हम उसमें विभिन्न रूपकों की बात करी जाए कि ज्ञान क्या होता है, ठीक है, तो हमने एक स्मरण का सिद्धांत पढ़ा था, यानी कि थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन, जिसमें हमारे जो प्लेटो है वो कहते हैं ज्ञान एक कोरी स्लेट नहीं होता है, जैसे जॉन लॉक बाद में जाकर के कहेंगे ताबुला रास्ता नहीं होता है, कोरी स्लेट नहीं होता है। ये इंसान के दिमाग, आत्मा, उसकी चेतना में पहले से ही क्या है, विद्यमान होता है। इंसान को समझना जो है, पहले क्या है, समझने की देर होती है, समझना जरूरी उसके लिए पहले होता है। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो कहने वाली बात ये है कि अगर इंसान सही समय पर रिकलेक्शन कर ले, अपने स्मरण को जो है सही तरीके से अच्छे से व्यवस्थित ढंग से कर ले, तो उसको पुरानी जो भी विचार उसने की आत्मा के माध्यम से, उसकी चेतना के माध्यम से ग्रहण किए गए हैं, वो उसको प्राप्त कर लेगा, और उसके बाद उसकी जो है चेतना उसी प्रकार से विकसित हो जाएगी जिस प्रकार से विकसित थी पहले, और वही विचार उसके दिमाग में या दिलो दिमाग में, या उसके जो मन है, चेतना में फिर से वो जो है परिलक्षित होने लगेंगे। तो ये है कि ज्ञान जो है कहीं बाहर से नहीं मिलता है, अंदर ही है आपके, ये कहना चाहते हैं। आपके स्मरण करने की देर है। इसी को और अच्छे से प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने ज्ञान का अब स्तर बताया है कि क्या ज्ञान होता है, क्या ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो स्मरण के सिद्धांत से उन्होंने बता दिया। ज्ञान क्या होगा, क्या पता कुछ स्मरण की हुई चीजें जो है गलत तरीके की आपने स्मरण कर ली, तो क्या वो भी ज्ञान है? नहीं। स्मरण में वही चीजें आपकी ज्ञान मानी जाएंगी जो इस विभाजन रेखा के ऊपर होंगी। तो ये हमें बात पता होना चाहिए। तो इसलिए विभाजन रेखा का सिद्धांत आता है, ये रिपब्लिक नाम की किताब में आपको देखने को मिलेगा। इस रिपब्लिक नाम की किताब में आपको राज्य के सिद्धांतों के अलावा ज्ञान की बातें भी मिलेगी देखने को। ज्ञान क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान का स्तर क्या है। तो प्लेटो ने अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति रिपब्लिक बुक नंबर उसके 6 में, रिपब्लिक के अलग अलग अध्याय हैं जिसको हम बुक्स कहते हैं, बुक्स अलग अलग नामों से जानी जाती है, बहुत बड़ा खंड है ये। रिपब्लिक का 6 नंबर का खंड है जो बोल सकते हैं। इसमें उन्होंने ये समझाने के लिए विभाजित रेखा के रूपक का प्रयोग किया कि मानव मानव मस्तिष्क किस प्रकार अज्ञानता से उठ करके सर्वोच्च सत्य, विशुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज तक जाता है। अगर उसने स्मरण शक्ति को बहुत ही बखूबी तरीके से जो है क्रियान्वित किया, तो उसका जो ज्ञान का सबसे निचला स्तर है उसके ऊपर उठ करके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर उठेगा, थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, तो अपने विशुद्ध ज्ञान तक जाएगा। सबसे निकृष्ट ज्ञान से विशुद्ध ज्ञान तक जाएगा, निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक जाएगा। तो ये होता है विभाजित रेखा का सिद्धांत। ठीक है। अब यहाँ पे विभाजित रेखा के सिद्धांत में, डिवाइड लाइन एनालॉजी में, रेखा का मुख्य विभाजन दो दुनिया, टू वर्ल्ड्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। कैसे मिलता है देखने को? सबसे पहले यहाँ पे जो है, जो रेखा है, ये पर्टिकुलर ये जो लाइन है, ये मान लेते हैं ये लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेखा के नीचे के दो स्तर है, ये सबसे निकृष्ट स्तर के हैं, और रेखा के जो ऊपर स्तर के हैं ये सबसे उच्च स्तर के हैं, बेहतर स्तर के हैं। निचले जो स्तर है ये दृश्यमान जीवन है। ये दृश्य जो आपकी दुनिया है, दृश्य जगत है, इसको परिलक्षित करता है। यानी जो दृश्य जगत में जो आपने देख करके, इंद्रियों से अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो रेखा के नीचे आएगा। और जो आपने ज्ञान जो है बहुत ज्यादा मेहनत, स्मरण शक्ति के बाद आपने प्राप्त किया है, वो है बुद्धि जगत या बोधगम्य जगत। ठीक है, बोधगम्य या विचार जगत भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको विचार जगत भी यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से बोधगम्य ज्यादा सटीक वर्ड है। ठीक है, इसको याद करने का, इसको इंटेलिजिबल या फिर इंटेलिजेंसिया, एक स्टेज या फेज या वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हमें एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे अगर एक व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पे को लेकर के बैठा है, तो वो दृश्य जगत
के चीजों को देख करके उसने जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर वो अपना ज्ञान लेकर के बैठा है। मतलब उसने इंद्रियों से जो देख लिया, अपने आसपास के माहौल से जो समझ लिया, उसे वो ज्ञान मान के बैठा है, तो वो दृश्य जगत से कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित है, जो कि विभाजित रेखा के सबसे नीचे स्तर का माना जाता है, या फिर विभाजित रेखा के नीचे है, क्योंकि ज्ञान का सबसे लो लेवल है। ठीक है, तो अगर हम बोधगम्य स्तर पे जाएं, जो कि विभाजित रेखा के ऊपर है, और ये काफी बेहतर, काफी ज्यादा यहाँ पे जो है कह सकते हैं बुद्धि और विवेक के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंद्रियों से आपने जो महसूस किया उसी को ज्ञान मान लिया। और यहाँ पे क्या है, ऊपरी स्तर में, कि आपने जो बुद्धि विवेक तर्क से ज्ञान प्राप्त किया है उसी को ज्ञान माना है, तो ये है वास्तविक ज्ञान, ये है नॉलेज, ये है एपिस्टीम। क्या कहते हैं इसको, एपिस्टीम कहते हैं। वास्तविकता ये है। ठीक है, तो हमें बात एक पता चल गई। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञान की हमें चार अवस्थाएं जो है वो हमने देख ली। ज्ञान की हमने चार अवस्थाएं देख ली, कि सबसे निचले स्तर पे दो अवस्थाएं हैं, फिर विभाजित रेखा है, फिर उसके ऊपर दो अवस्थाएं और है। पहले अगर हम यहाँ पे लो लेवल की बात करें, जैसे ये ज्ञान का एक स्तर ये है, ज्ञान का स्तर ये है, ठीक है, फिर ज्ञान का स्तर एक ये है, ज्ञान का स्तर एक ये है। अब देखो ये विभाजित रेखा है, ज्ञान के स्तर, ज्ञान कहीं ना कहीं दो स्तर इस विभाजित रेखा के नीचे है। हम पहले इन दोनों स्तरों की बात करेंगे। इसको बोला जाता है दृश्य जगत, यानी कि आपने दृश्य जगत यानी इंद्रियों से प्रभावित होकर के क्या चीजें सीखी हैं। तो सबसे पहला स्तर दृश्य जगत का आता है इकेसिया। क्या कहते हैं इसको, इकेसिया, ये पहला स्तर है। इकेसिया में ये होता है कि सबसे निचला होता है, भ्रामक होता है। ये भ्रामक इन द सेंस कि आपने जो भी आसपास की गतिविधियां है उनको अपनी इंद्रियों के अनुसार जैसा देखा वैसा समझ लिया, उसको जो वही सही है। अब ऐसे जादू है ना, कुछ कला दिखाने वाले लोग है ना, बोलते हैं कि मैंने देखो जादू से ये बना दिया, जादू से तोता बना दिया, जादू से कोई पेन को यहाँ पे जो है चिड़िया बना दिया। ठीक है, तो क्या ये वास्तविकता में ये सत्य बात है क्या? ऐसे तो वो किसी व्यक्ति को कुछ भी बना देगा, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ये कला है। जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान है वो यहाँ पे इसको कला समझेगा, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने अपनी सिर्फ आंखों को देख करके यहाँ पे उसको जादू मान लिया, तो जादू ही कहेगा, और उसको उसी तरीके से अपने जहन में उतार लेगा कि हाँ ये ऐसा ही है, जिसने ऐसा इसने कह दिया है ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति जो उसने सामने देखा, जो किसी ने सामने से कहा, उसको वैसे के वैसे मान ले, ना उस पर तर्क करे, ना उस पर विवेक का यूज करे, ना उस पर बुद्धि का उपयोग करे, तो वो ज्ञान जो है सबसे निम्न स्तर का ज्ञान एकेशिया कैटेगरी में आएगा। और व्यक्ति केवल परछाई, पानी में दिखने वाले प्रतिबिंब, जो जैसा दिख गया उसको ही सही मान लिया। गुफा में चार लोग बैठे थे, वहां से एक रोशनी किरण आ रही थी, उस रोशनी किरण को के माध्यम से कुछ परछाइयां बन रही थी, उन परछाइयों को भी वो सत्य मान रहे थे, जबकि परछाइयां कोई वास्तविक रूप से कोई जीव है क्या? नहीं। तो इस बात को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्शंस है, जो जो परछाइयां हैं, जो भी चीज आपने सामने से देख ली उसको स्पष्ट रूप से ज्ञान मत मानो। कलाकृतियां हैं, कविताएं हैं, इनको ही सच मान लेते हैं। तो गुफा के रूपक में दीवार पर दिखने वाली परछाइयां एकेशिया ही है। आई बात समझ में? एकेशिया सबसे निम्न स्तर का, सबसे निकृष्ट स्तर का ज्ञान होता है, जो कि बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं होता है, सत्यापित नहीं होता है, जो पूरी की पूरी किंवदंतियों और पूरी की पूरी जो कहानियां हैं, परंपराएं हैं, उनकी आ रही परंपरा अनुसार, जो प्रथाएं हैं उनके अनुसार वो चल रही हैं, उनको ही हमने स्पष्ट रूप से क्या है, ज्ञान का एक श्रेणी में उनको रख दिया है। तो ये एक सिंपल वर्ड में बोलो तो अनुमान है। देखो दृश्य जगत अपने आप में एक राय है, जैसा आपने देखा उसको वैसे ही आपने मान लिया। तो जैसे मैंने कुछ चीजें देखी तो मैंने उसको उस रूप में देखा, तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है, तो मुझे अच्छे से दिखता है। अगर मैंने किसी व्यक्ति को देखा तो मुझे स्पष्ट दिखा, यानी वो ऐसा ही है। अगर कोई धुंधले दृश्य वाला, जिसकी आंखें थोड़ा बहुत क्या है, धुंधला देख पाती हैं, तो वो उस व्यक्ति को धुंधला देखेगा, वो उसको देखेगा कि ये व्यक्ति ऐसा ही दिखता है, धुंधला दिखता है, मेरी आंखों में दिक्कत नहीं, उसकी आंखों, उसके शरीर में दिक्कत है, वो ऐसा ही समझेगा इस चीज को। तो इसमें सत्य कौन है? क्या उसकी इंद्रियां, इन दोनों, देखो दोनों में से कोई सत्य नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों अपनी जो है देखने की इंद्री पे निर्भर कर रहे हैं।
अब यहाँ पे जरूरत है इस बात की, सार्वभौमिकता क्या है। तो सार्वभौमिकता की तरफ दोनों नहीं गए हैं। सार्वभौमिकता की तरफ अगर दोनों चाहेंगे, तो चाहे वो धुंधला देखने वाला चाहे वो स्पष्ट देखने वाला, वो सब के सब एक ही अच्छे से निष्कर्ष देंगे कि हाँ, वो व्यक्ति अच्छा है, उसके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, एक सिर है, बहुत अच्छा बड़ा शरीर है उसका, ठीक है। दोनों ही स्पष्ट रूप से एक ही निष्कर्ष देंगे, निष्कर्ष हमेशा एक ही आएगा। यानी सत्य हमेशा क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। इसलिए अगर वो इंद्रियों के अनुसार बदल रहा है तो वो ज्ञान या सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात वही है कि अगर जो है परछाइयों को, पानी में दिखने वाले प्रतिबिंबों को, इन सबको आप, गुफा में दिखने वाली परछाइयों को आप सही मान लेते हो, तो आपका स्तर जो है बहुत ही निम्न स्तर का ज्ञान है, अनुभव है, आपका सॉरी भ्रम है, अनुमान है, या आपकी कल्पना है। ये बात मेरी मानो। अब विज्ञान यही तो बोलता है। विज्ञान, देखो अगर प्लेटो की नजर में देखें तो विज्ञान बहुत ही निकृष्ट स्तर की चीज है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि हर चीज में आप बोलोगे कि मैंने आंखों से नहीं देखा, मैंने तो ये आंखों से नहीं देखा, आंखों से देख लूंगा तभी मानूंगा। विज्ञान यही कहता है, जो चीज आपने आंखों से देख ली उसको बिलीव करो, जो नहीं देखी है वो क्या है, हाइपोथेसिस है या कल्पना है वो आपकी। ये मानता है वो। तो क्या एक जमाने में हमने, अगर हमने ये नहीं देखा था, हमने ये नहीं समझा था कि सूर्य जो है ये स्थिर है, पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा लगाती है, तो हमारा जो सूर्योदय है, सूर्यास्त है, उसमें सूर्य की गति नहीं, पृथ्वी की गति हो रही है। अगर ये हमने पता नहीं लगाया था तो क्या ये सत्य नहीं था क्या? नहीं, ये सत्य था। हमारे जो है कल्पनाओं में कमी थी, हमारे जो है सोच क्षमता में कमी थी, हमने उतना इन्वेंशन नहीं किया था। तो यही बात है कि आपकी इंद्रियां कुछ स्तर की चीजों को समझ सकती है, देख सकती है, अनुभव ले सकती है, तो क्या वही ज्ञान उस तक, उन इंद्रियों तक ही सीमित होना चाहिए? नहीं, ज्ञान उनसे भी परे जाना चाहिए। तो ये प्लेटो कहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप दूसरा स्तर देंगे पिस्टिस के माध्यम से, कि विश्वास और प्रत्यक्ष ज्ञान की बातें करेंगे, कि थोड़ा सा ऊपर स्तर बढ़ता है तो अनुमान से थोड़ा सा बेहतर होता है ये विश्वास। फिर भी यहाँ पे पूर्ण सत्य नहीं माना जाएगा इसको। विश्वास है आपका, भरोसा है आपका, लेकिन आपका भरोसा क्या ये सत्य है? सार्वभौमिक रूप से हर एक व्यक्ति के ऊपर वेरीफाइड रूप से लागू हो सकता है क्या? नहीं। तो इसमें व्यक्ति वास्तविक भौतिक वस्तु है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ है, जानवर है, मेज है, कुर्सी है, इनको देखता है, उन पर विश्वास कर लेता है। और भौतिक वस्तुएं नश्वर है, बदलती रहती हैं, इसलिए केशिया पिस्टिस दोनों मिल करके केवल राय बनाते हैं, ज्ञान नहीं बनाते हैं, ठीक है। याद रखना, दृश्य जगत यानी कि जो एक विजिबल वर्ल्ड है, जिसमें केसिया पिस्टिस जैसी दो कैटेगरी के ज्ञान होते हैं, जिसमें हमारे प्लेटो जो है साहब कहते हैं कि जो एकेसिया सबसे निम्न स्तर का ज्ञान होता है, पूछा जा सकता है प्लेटो के अनुसार सबसे निम्न स्तर का ज्ञान कौन सा है, तो एकेसिया है। ये क्या होता है, इंद्रियों से प्राप्त किया गया भ्रामक ज्ञान है या कल्पना है, आपका आपका एक जो है राय हो सकती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है ये पिस्टिस, जो कि क्या होता है, आपका विश्वास, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, आपने जो देख लिया, समझ लिया है, जैसे आपने पेड़ देख लिए, जानवर देख लिए, मेज कुर्सी देख ली, तो आपने उसको ही जो है सही माना। लेकिन सही तो है, ठीक है, जो मेज देखी तो मेज ही तो है, वो सब कोई मेज ही कह रहा है उसको। इसमें जैसे मैंने ही सामने अपने जो है एक दीवार देखी, इधर दीवार देखी, बोर्ड देखा, तो बोर्ड को आप भी देखो तो बोर्ड ही तो मानोगे, लेकिन ये भौतिकता है, ठीक है। आप भौतिकता को सत्य मान रहे हो, वो बात है यहाँ पे। तो भौतिक चीजों को आप जो है सत्य क्यों मान रहे हो? वो नश्वर है, बदलती रहती है। कल के दिन ये बोर्ड जो है क्षरण हो जाएगा। ये क्षरण होगा तो किस छोटी छोटी चीजों में, टुकड़ों में टूट जाएगा, वो फिर वहां पे अलग इसका रूप हो गया है, तो फिर उसको बोर्ड मानोगे क्या? ये मेरे हाथ में पेन है, ये इसको मैं अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे तोड़ दूं, फेंक दूं, छोटे छोटे टुकड़े कर दूं इसको बारीक तरीके से, तो क्या ये अब अपना जो है शरीर या फिर अपना स्वरूप परिवर्तित नहीं कर रहा? क्या बिल्कुल कर रहा है। तो क्या यही पेन जो है, इसका मटेरियल से, जिस मटेरियल से बना है, क्या ये पेन का आकार सत्य अपने आप में नहीं है? क्योंकि ये अपना जो है आकार परिवर्तित करता है, नश्वर है, ये अमर नहीं है। इसलिए ज्ञान हमें उन चीजों का प्राप्त करना है, उनको सटीक मानना है, उनको सार्वभौमिक मानना है, जो चाहे किसी भी काल हो, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी समय हो, किसी भी गतिविधि हो, कर्ता हो, व्यक्ति हो, किसी के अनुसार ना बदले, वो अपने आप में फिक्स हो, निश्चित निश्चित हो, सर्टेन हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे उन्होंने बोला है, एकेसिया और पिस्टिस जो है, ये तो अपने आप में ओपिनियन है, ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमने दो स्तर पढ़ लिए।
तीसरे जगत आता है डायोनिया, ठीक है, डायनोया, ठीक है, या डायोनिया कह सकते हैं। तो ये डायनोआ या फिर डायोनिया जो है ये क्या है, ये तीसरे जगत है। अब ये विभाजित रेखा के ऊपर का चरण है, ठीक है, ये विभाजित रेखा है, पहला स्तर दूसरा स्तर, पहला स्तर दूसरा स्तर, एकेशिया और पिस्टिस, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा स्तर और चौथा स्तर। तीसरा स्तर देखो जो है हमारा डायोनिया है, ठीक है। तो जो डायोनिया है ये क्या है, या डायनोया है कि ये क्या है, ये तार्किकता की तरफ ले जाने वाला पॉइंट है, ये काफी हद तक सत्य ज्ञान मान सकते हैं इसको, ठीक है। विभाजित रेखा के ऊपर जो ज्ञान है वो ज्ञान सार्वभौमिक हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ हो सकते हैं जो निचले स्तर के हैं। तो गणितीय ज्ञान को उन्होंने श्रेष्ठ माना है, डायनिया माना है, डायनोवा माना है, तार्किकता को भी, तर्क को, लॉजिक को भी उन्होंने डायनोवा माना है। यहाँ से व्यक्ति दृश्य जगत को छोड़ करके बुद्धि या क्षेत्र में प्रवेश करता है, बुद्धि के बौद्धिकता वाली इंटेलिजिबल क्षेत्र में पहुंचता है, इंटेलिजेंशिया वाली कैटेगरी में वो प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यामिति, गणित का ज्ञान व्यक्ति त्रिभुज या वृत्त की भौतिक आकृतियों का नहीं बल्कि सिद्धांतों का, प्रमेयों का, थ्योरम्स का समझता है और तार्किक सोच की शुरुआत होती है। जब कोई भी ऐसी गणितीय जो है थ्योरम आपने बचपन में पढ़ी होंगी, 10वीं 11वीं 12वीं में, जैसे भी आपने अगर मैथ्स वैथ्स से जुड़े रहे होंगे तो आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी कई सारे, चाहे किसी भी सिचुएशन में आपको देखने को मिलेंगे, वो थ्योरम हमेशा एक ही प्रकार का निष्कर्ष देंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, हमेशा स्थिर, एक सटीक, एक निश्चित जो उसका सिद्धांत का जो है निष्कर्ष है वो प्रस्तुत करने की कोशिश करती है थ्योरम्स, ये प्रमेय, कोई बदलाव नहीं होता है। वो कहते हैं अगर आप भौतिक चीजों में, त्रिभुज वृत्त इन सब की चीजों में, आकृतियों में फंस जाओगे तो हाँ, आपको अलग अलग तरीके की चीजें निष्कर्ष के रूप में देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप सिद्धांतों में जाओगे तो ये ज्ञान जो सिद्धांतों का वो निश्चित है, ठीक है। अब जैसे मैं एक थ्योरम बनाऊं, वो हमेशा एक ही प्रकार का निष्कर्ष देती है, लेकिन अगर मैं वहां पे उस थ्योरम में एक बड़े वृत्त को रखूं एक अलग निष्कर्ष आएगा, छोटे व्रत को रखूंगा अलग निष्कर्ष आएगा। तो परिस्थितियां अलग अलग रखोगे तो निष्कर्ष अलग मिल सकते हैं, लेकिन मेन सिद्धांत तो हमेशा एक ही प्रकार की चीजों की जो है वकालत करता है, बात करता है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आता है नोएसिस, विशुद्ध ज्ञान या प्रज्ञा या इंटेलिजेंस, इसको बोला जाता है विशुद्ध ज्ञान, नोएसिस है ये, नोएसिस, ठीक है। एकेशिया, पिस्टिस, फिर उसके बाद डायनोवा, फिर उसके बाद नोएसिस, ठीक है। इसमें मानव ज्ञान को सर्वोच्च शिखर माना जाता है, यहाँ व्यक्ति को किसी चित्र या गणितीय सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है, विशुद्ध तर्क और द्वंद्ववाद मेथड के माध्यम से प्रत्ययों या आकारों को सीधे देख पाता है वो, यहाँ वो द्वंद करता है, यहाँ पे गणित से ज्यादा ना करके, बदल ना ले करके वो द्वंद्व का प्रयोग करता है, वो अंदर की जो ज्ञान है उसका स्मरण करके उनको प्रतिपादित करता है, अंदर से ज्ञान जो है रिकलेक्ट करता है, वही ज्ञान अंतिम तौर पे जो है श्रेष्ठ ज्ञान माना जा सकता है। और यही इन्होंने बोला है अंतिम लक्ष्य इसका ये है कि परम शुद्ध ज्ञान, फॉर्म ऑफ द गुड का साक्षात करना है, और यही वो स्तर है जहां पहुंचकर व्यक्ति दार्शनिक, राजा, फिलोसोफर, किंग बनने योग्य हो जाता है। शिक्षा भी दी जा रही है प्लेटो के अनुसार, तो क्यों दी जा रही है, एक व्यक्ति की एकेसिया से लेकर के उसको पिस्टिस से लेकर के फिर उसको डायनोसिस से लेकर के उसको नोएसिस तक बनाने की क्रिया है, शिक्षा का साम्यवाद आपने ये सब पढ़ेंगे, तो देखो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। अभी यहीं पे लिंक हो जाएगा आपका आदर्श राज्य का सिद्धांत, जहां पे ये सब सब बातें अच्छे से लागू हो जाती है तो आदर्श राज्य आ जाता है। तो हमने ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत समझना, ज्ञान के तीन जो अलग अलग रूपक हैं, पहला रूपक था स्मरण का सिद्धांत, दूसरा रूपक है ज्ञान का जो है ये स्मरण का सिद्धांत, दूसरा है यहाँ पे क्या कहते हैं विभाजन रेखा का सिद्धांत, ठीक है। विभाजित रेखा के सिद्धांत में ज्ञान की चार अवस्थाएं हमने देखी, पहली अवस्था हमने देखी थी कौन सी, दृश्य जगत वाली, जिसमें हमने पढ़ा एकेसिया और पिस्टिस। उसके बाद से विचार जगत पढ़ा जिसमें हमने ज्ञान की जो है तीसरे चरण की बात हमने की जो की होता है डायनोवा, और चौथा चरण होता है विशुद्ध जगत यानी नोएसिस होता है, ठीक है। और यही वो ज्ञान होता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कहे गए बातों पर, अपनी खुद की इंद्रिय अनुभवों पर, रायों पर, ओपिनियन पर, और ना ही किसी प्रकार की जो है गणितीय तर्कों पर निर्भर करता है, वो खुद के आंतरिक जो आत्मा या चेतना के जो विचार हैं, जो फॉर्म्स हैं, आइडियाज हैं, उनको निकाल करके सामने द्वंद के माध्यम से रखता है,
वो ऑटोमेटिक जो है विकसित होते हैं, निकलते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द्वंद के माध्यम से ऐसा नहीं है कि आ, आपने जो बात कही वही अंतिम सत्य है, उस पे अगर संवाद प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से अगर कोई विरोध होता है तो वो भी फिर अंतिम तौर पे जो है आपकी बात को आ, कटा उसका विरोध हो सकता है, कटाक्ष हो सकता है, उसका कहीं की आलोचना हो सकती है। तो हमें संवाद पे ध्यान दे करके उसको ही परम सत्य मानना चाहिए। ठीक है, अब ज्ञान के संदर्भ से हम देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से आ सकते हैं? ज्ञान के सिद्धांत से महत्वपूर्ण प्रश्न अगर बनेंगे तो आरोही क्रम से बनेंगे। देखना आपसे कि जो ज्ञान का स्तर है उसका आरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे निचले स्तर पे अगर हम बात करें तो एकेसिया, जो कि अनुमान होता है, एक वर्ड में याद करोगे यहीं पे। एकेसिया क्या है? अनुमान है, जो विभाजित रेखा के सबसे नीचे है। थोड़ा सा ऊपर आता है उसके पिस्टिस, जो विश्वास होता है, कई मामलों में विश्वास आपका होता है क्योंकि वो दृढ़ है, क्योंकि आपने वो चीज बाकी अनुभव अपनी की है जीवन में। डायनोवा, ये क्या है? तार्किकता पे, ये गणितीय ज्ञान है, गणितीय जो विवेक है उस पे बात करता है। उसके बाद है नोएसिस, ये विशुद्ध ज्ञान है। विभाजित रेखा के ऊपर के दो ज्ञान जो है डायनोवा और नोएसिस होते हैं। ठीक है, अब डॉक्सा बनाम एपिस्टीम, ये क्या है? डॉक्सा एपिस्टीम, ये वर्ड आ सकते हैं। डॉक्सा मतलब ये होता है राय। ठीक है, तो राय की बात हमें कहा मिलेगी? इकेसिया में। तो डॉक्सा किससे जुड़ा हुआ है? इकेसिया से। ठीक है, और पिस्टिस, कह सकते हैं एकेशिया और पिस्टिस से जुड़ा हुआ है, भौतिक दुनिया का विषय है। तो जो दृश्य जगत है, जो विजुअल वर्ल्ड था, वो किस पे निर्भर करता है? डॉक्सा पे। ठीक है, अगर वही एपिस्टीम की बात करी जाए तो ये डायोनिया और नोएसिस, ये विचारों की दुनिया का विषय है। मतलब इसमें आप जो है अपने आसपास के विचारों को तर्क आधारित, स्मरण आधारित जो है अध्ययन करते हो, प्राप्त करते हो, तो वो जो है फॉर्म्स और आइडियाज की दुनिया जो है कहीं ना कहीं एपिस्टीम कैटेगरी में आ जाएगी। फिर उसके बाद एक होता है विधि, मेथड। डायनोवा स्तर जो 3 का है, इस तक पहुंचने के लिए गणित की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने गणित का महत्व बताया है। प्लेटो कहते हैं कि अगर मेरी एकेडमी में प्रवेश करना है तो गणित आपको आना ही चाहिए। अगर गणित में कहीं ना कहीं आपका ज्ञान, गणित के अंदर भी ज्यामिति खासतौर पे उसका ज्ञान नहीं है, तो आपको आसपास भी नहीं भटकना चाहिए मेरी एकेडमी के आसपास। ठीक है, वो ऐसी बातें करते हैं। गणित क्यों? गणित इसलिए क्योंकि गणित तर्कशीलता सिखाती है, विवेकशीलता सिखाती है, तर्क से आधारित चीजों को सोचने पर मजबूर करती है। तो डायनोया जो है पूरा का पूरा गणित पर एक प्रकार से ले जाने वाला कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप समझो, विभाजित रेखा में जैसे ही आप क्रॉस करना चाहते हो या आप ज्ञान के उस लाइन के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको गणित सीखना ही पड़ेगा। और गणित नहीं सीखा तो आपने कहीं लॉजिक लगाना नहीं सीखा है। ठीक है, आप जैसे चीजें दिखती हैं उसको वैसे ही मान लेते हो। तो सर्वोच्च ज्ञान जो है नोएसिस है, स्तर जरूर इसका 4 है, लेकिन नोएसिस तक पहुंचना है तो आपको डायनोया से गुजरना पड़ेगा, यानी गणित के ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। और द्वंद्ववाद का कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब पहले तो आपको गणित का सहारा लेकर के इस डायनोया तक जाना चाहिए, उसके बाद आपको द्वंद करके आपको किस तक जाना है? नोएसिस तक जाना है। ये होता है व्यवस्था। ठीक है, तो विभाजित रेखा प्लेटो की गुफा के रूपक यानी एलिगोरी ऑफ केव का ही गणितीय और मनोवैज्ञानिक जो रूप है। गुफा के अंदर का जीवन निचले के दो स्तर, केसिया और पिस्टिस है, जो गुफा के बाहर सूर्य के प्रकाश को जीवन, ऊपर दो स्तर हैं, डायनिया और म्यूसिस। जैसे हमने गुफा के सिद्धांत को आगे पढ़ने वाले, आपने कभी पढ़ा होगा कि कुछ लोग गुफा में कैद हैं और जीवन से जीवन भर उनका कैदी में बीता है, या फिर उन्होंने बचपन ही अपना गुजारा गुफा में। तो वो गुफा में जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, उसको भी वो सत्य मानते हैं, उससे बनने वाली परछाइयों को भी सत्य मानते हैं। और उसमें वो ये मानते हैं कि परछाइयां भी अपने आप में एक जीव है। ठीक है, लेकिन जब बाहर निकलेंगे, जब वो देखेंगे एक सूर्य नाम का विशाल एक जो है तारा है, जिससे इतना तेज प्रकाश होता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो है हर एक व्यक्ति, कोई भी वस्तु है, उसकी परछाई बनती ही बनती है, ये होना लाजमी है। उसको वो सत्य फिर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वही है कि जो हमने अनुभव, अपनी राय जो बनाई है, आसपास जो हमने देखा है, उसको हम सत्य मान बैठे हुए हैं। क्या वो सत्य है? नहीं। मुझे लगता है कि आज हम बाहर जो घूम रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो वास्तविकता है उसको हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, गुफा का रूपक का ही आता है। गुफा के रूपक का ही जो एक व्यवस्थित और एक सब्जेक्टिव प्रयोग है, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रयोग है, अब मैथमेटिकल प्रयोग है, वो कहीं ना कहीं हमें विभाजन रेखा के सिद्धांत में देखने को मिल गया है। अब इसका एक प्रकार से जो है विषयी रूप में प्रयोग किया गया है।
पुस्तक नंबर 7 में। पुस्तक नंबर 6 में हमें मिलेगा विभाजन रेखा का सिद्धांत, और 7 में मिलेगा हमें गुफा के रूपक का सिद्धांत। क्या है? प्लेटो एक कल्पना करते हैं, कुछ लोग जन्म से ही अंधेरी गुफा में क्या है जंजीरों से बंधे हुए हैं। उनका मुंह दीवार की तरफ करके रखा हुआ है, ठीक है। उनका हमेशा मुंह क्या है दीवार की तरफ रहता है, और पीछे आग जल रही है। ये मान लो पीछे गुफा की कोई नहीं कोई दरार से एक रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है, ठीक है। दीवार पर कुछ परछाइयां उनकी ही बन रही हैं। जैसे अगर वो यहाँ खड़ी है, यहाँ पे कोई आग जल रही है पर हाँ, रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे उन लोगों की क्या इस पे परछाई बनेगी, ठीक है। तो उन परछाइयों को ही असली दुनिया एक जीव के रूप में देखते हैं, उसको ही सत्य मान लेते हैं। जब एक कैदी जंजीर तोड़कर गुफा से बाहर आएगा, तो असली सूर्य फॉर्म ऑफ द गुड को देखेगा, असली वास्तविक जो सत्ता है, सूर्य की सत्ता है, उससे निकले रोशनी को देखेगा, तब उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये रूपक अज्ञानता अंधेरे से सत्य प्रकाश की ओर यात्रा का एक दर्शाने वाला तरीका है। गुफा का रूपक ये होता है कि एक व्यक्ति जो है अंधेरे से निकल करके जैसे उजाले में जाकर के वास्तविकता समझता है कि जो परछाइयां हैं वो सत्य नहीं है। सूर्य से निकलने वाली किरणें जो है हर एक चीज का जो है परछाई बनाती है, तो परछाई वास्तविकता नहीं होती है, परछाई बस एक प्रतिबिंब मात्र है, ठीक है। रूपक उनके विभाजित रेखा के सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा और प्रत्यय आकार के सिद्धांत, तत्व मीमांसा का ही एक कहानी के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक है। अभी जस्ट हम यहाँ पे विभाजित रेखा के सिद्धांत जो ज्ञान मीमांसा में है, और प्रत्यय आकार के सिद्धांत जो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, उनकी जो ये तत्व मीमांसा है, इसका एक परम हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है गुफा का रूपक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसके बाद यहाँ पे गुफा की कहानी में अब प्लेटो जो है सुकरात के माध्यम से एक दृश्य जगत की कल्पना करते हैं, और 4 चरणों में समझा जाता है इसको। गुफा के अंदर का जीवन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ठीक है, ये तो हमारा हो चुका है, ये तो हमने देखे है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो आग के प्रकाश के कारण सामने की दीवार पर उन वस्तुओं की परछाइयां पड़ती हैं, चूंकि कैदियों ने जन्म से ही इन परछाइयों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, तो वे उन परछाइयों को ही परम सत्य क्यों मान लेते हैं? क्या ऐसी वजह है? क्या हो सकता है ऐसा? ठीक है। और क्या ऐसे जो है हिस्से हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि शायद उन्होंने जो भी अपनी पांचों इंद्रियां हैं उनको ही पहले प्रायोरिटी में रखा है, ठीक है। उन्होंने पहली प्रायोरिटी किसको दी है? उन पांचों इंद्रियों को दी है। क्यों? ऐसा क्यों रहा? अगर एक व्यक्ति बहुत जो है अभाव की जिंदगी जी रहा है, कई सारी चीजों से वो जो है अनभिज्ञ रहा है, उसको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, खासतौर पर तार्किक चीजों, कहीं ना कहीं बुद्धि का उपयोग करने वाली जो है चीजों का उसको ज्ञान नहीं रहा है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? ऐसे में हम कहेंगे वो व्यक्ति कई सारी जो चीजें हैं वो अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करके नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो बस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही व्यक्ति ने कोई ना कोई बाहर से कोई चीज का अनुभव किया, कोई ना कोई चीज का बाहर से अनुभव किया, तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि उसकी पांचों इंद्रियां, ठीक है, पांचों इंद्रियां क्या कह रही हैं, ठीक है। अगर मान लो एक परछाई को वो देख रहा है, तो पांचों इंद्रियों में उसकी जो देखने वाली इंद्री है वो कहेगी कि यार ये परछाई है, ये परछाई ही कुछ ना कुछ एक जीव है, ये जीव भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई इधर उधर घूमता है, फिरता है, ये करता है, वो करता है, जैसे जैसे वो एक्टिविटी करता है उसी के समान वो भी एक्टिविटी करता है, उसको सत्य मान लेगा। लेकिन अगर उसके अंदर एक स्मरण शक्ति पैदा हो, एक कहीं ना कहीं बौद्धिकता पैदा हो, जो इंद्रियों से पैदा तो नहीं होने वाली है, जो बहुत कठिन परिश्रम, बहुत कठिन जो है बार बार जो है कौशल, आपके अंदर कौशल जो है विकसित होगा तभी वो पैदा होगा। यानी जो बौद्धिकता है, जो इंटेलिजेंसिया है, वो तभी पैदा होगा जब आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी, उस पर अभ्यास किया होगा। तो तार्किकता, तार्किकता अभ्यास से आती है, बार बार अभ्यास कर देंगे तार्किकता का तभी वो पैदा हो पाएगा। तो अब उसको तार्किकता का अगर हमने अभ्यास करा दिया, तो वो बार बार ये सोचेगा कि हाँ, जो मैंने यहाँ पे देखा है वो सत्य नहीं है, कुछ तो यहाँ पे अलग हो सकता है, शायद मैं यहाँ पे कुछ अपने इर्द गिर्द की चीजों का जो है अध्ययन करूं, समझूं, जानूं। तो वो शायद वो पत्थर उठाएगा, कोई लकड़ी उठाएगा, उसका भी देखेगा, ये भी परछाई बन रही है, पत्थर की परछाई बन रही है, कोई पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है वहीं बगल में, तो उसकी परछाई बन रही है, तो उसको भी वो समझेगा, दिमाग लगाएगा, चीजों को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो वाकई यहाँ पे समझेगा, समझ में आएगा कि यार यहाँ पे हर जो व्यक्ति है उस
कि जो एक प्रतिबिंब बन रहा है वो अल्टीमेट सत्य नहीं है। ये हर एक चीज का बनता है। ये एक पर्टिकुलर एक प्रकाश या एक रोशनी का एक सर्टेन एक एंगल से जब पड़ती है तो एक सर्टेन से परछाई उसका प्रतिबिंब जो है जरूर बनता ही है। पे कोई यहाँ पे एक ज्ञान जैसी बात कुछ नहीं है। ठीक है। अब कैदी की मुक्ति वही है, जब कैदी मुक्त होगा उस चीज से, वो बाहर का माहौल देखा तो चकाचौंध वो कहीं ना कहीं पागल हो जाएगा। ठीक है। एक प्रकार से कैदी जब जंजीरें खोलेगा या कैदी जब बाहर जंजीरें खोल के निकलेगा तो उसको कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के उसे पीछे मुड़ने को कहा जाता है, तो वो आग को देखता है तो उसे आंखें चौंधिया जाती हैं या सूर्य की रोशनी को देखता है। जैसे ही मान लो जंजीरें खोल करके उसको मौका दिया गया, तुम जा करके बाहर दरवाजे में देख सकते हो या उस आग को देख सकते हो जिससे परछाई बन रही है, उस रोशनी को देख सकते हो। तो जैसे ही वो देखेगा अचानक से झटका लगेगा, आंखें चौंधिया जाएंगी उसकी और उसे दर्द होगा, वापस परछाइयों को मुड़ना चाहेगा वो। ये है बात यहाँ पे कि अब ऐसे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है भुगतना तो पड़ेगा ही। एकदम से आपको अंदर ही विचलित आप फील करोगे, अनुभव करोगे, अंदर से आपको बेचैनी होगी, डर लगेगा, कुछ ना कुछ मामलों में कुछ बुरा भी हो सकता है। या आप कुछ बातें रखो ज्ञान की तो आपको समाज में जो लोग हैं बुरा भला कहें या कुछ ना कुछ गलत तरीके से जो है व्यवहार करें आपसे, तो ये चीजें होना लाजमी है। तो यही प्लेटो कहते हैं कि आप जब ज्ञान की तरफ जाते हो तो आपको कोई ना कोई बड़ी जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कहीं आंखें चौंधिया जाएंगी, कहीं कोई दर्द होगा, कहीं परछाइयों की तरफ आप वापस मुड़ने की कोशिश करोगे। आप चाहोगे मेरी वही जिंदगी बढ़िया थी, यहाँ मैं दीवार पे देख रहा था बढ़िया सुरीली सुरीली बढ़िया एक परछाई बन रही थी, इधर उधर हिलती डुलती रहती थी, और अब मैंने जैसी वो आग को रोशनी को देखा तो मेरी आंखें ही एकदम धुंधली हो गई, आंखें फूट जाएंगी। ऐसे अच्छा है मैं वापस से उस दीवार को देखता हूँ। ऐसे ही हमारे इस दुनिया में 99% लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी बेस्ट है, मुझे नहीं इस चीज में आगे जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं क्यों ये करूं, मैं मुझे जब इसमें ही मजा आ रहा है। तो वो कहीं नहीं उस अपने अज्ञानता के जीवन में ही जो है खुश है, उसमें वो रहना चाहता है क्योंकि वे ज्यादा स्पष्ट और आरामदायक लगती हैं। वो जो है परछाइयां उसको ज्यादा सुकून देती हैं, उसे जबरदस्ती घसीट कर गुफा के बाहर ले जाया जाता है। तो जब जाकर के उसने देखा कि हाँ ये है एक्चुअल में, तब जाके उसको बिलीव हुआ हाँ कि हाँ जो मैं परछाइयों को सत्य मान रहा था वो गलत है यहाँ पे। ठीक है। तो गुफा के बाहर निकलते ही असली सूरज की रोशनी या फिर वो आग को देखना, तो उससे जो है उसकी आंखें पूरी तरह अंधी सी हो जाती हैं धीरे धीरे। जब वो ढलेगा उस माहौल में, उस सूर्य के प्रकाश वाले माहौल में, अभी तो अंधेरी गुफा में था, अंधेरी गुफा को इमेजिन कर लो आप। ठीक है। कितनी बिल्कुल धुंध काली वहां पे माहौल बना रहता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसको कई सारी चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले वो पानी में चीजों के प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन देखता है। ठीक है। फिर वो असली वस्तु यानी पेड़ पहाड़ देखता है, फिर वो सूर्य यानी अंत में वो सीधे सूर्य को देखता है, उसे समझ आ जाता है कि सूर्य इस पूरी दुनिया को रोशनी जीवन दे रहा है। एहसास होता है कि गुफा के अंदर का जीवन एक भ्रम इल्यूजन था। ठीक है। क्या था? एक इल्यूजन था जिसको वो सत्य मान रहा था। ठीक है। तो गुफा में वापसी और दुखद अंत, सुकरात की नियति, मतलब अल्टीमेट होता यह है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह मुक्त व्यक्ति अपने साथियों को अज्ञानता के अंधेरे से निकालने के लिए वापस गुफा में आएगा। कोशिश करेगा कि कैसे मैं अपने साथियों को वापस निकालने के लिए क्या है उनको इस बुरे पाखंड वाले जीवन से निकालूं, कि कैसे तुम लोग अंधविश्वास वाले जीवन में जी रहे हो। वो परछाइयां हैं, वास्तविक जीवन तो हमारा ही है, हम ही है, हमारी ही परछाइयां बन रही है। वो लोग जीव नहीं है, वो सिर्फ परछाई प्रतिबिंब है, वो हर एक वस्तु को बनता रहता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति इन लोगों को बाहर निकालने आएगा, जब उन्हें बताता है कि परछाइयां झूठ है, असली दुनिया बाहर है, तो गुफा के कैदी उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है। और उसको पागल कहेंगे, ये तो पागल हो गया, ये सठिया गया है, ये इसमें कोई ना कोई यहाँ पे क्या है ना, बड़ा ही है ना बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहा है, तर्क लगा रहा है बेवजह का, इसको ज्यादा ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं ज्यादा ही जो है मॉडर्नाइज बनने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है कि बाहर जाने से उसकी आंखें और दिमाग खराब हो गए हैं, बाहर जाके होके आए ना इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या है अंग्रेजी छांट रहा है इसलिए। वैसा है ना जो शहर में जो बच्चा होके आता है, फिर वो वास्तविकता बताता है, देखो तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये गांव में ये अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वो जैसे ही इस पे काउंटर करता है, तर्क करता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं उस गुफा के अंदर। तो जब उन्हें जंजीरों से मुक्त करके बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो वे अज्ञानिक कैदी
हिंसक हो जाते हैं, एक साथ मिल करके उसको मारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं कि उसको मार ही डालते हैं, उस व्यक्ति को जो उसको ज्ञान के उस क्षेत्र में ले जाना चाहता था और उनको यहाँ पे उस अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। बताइए। तो ये होता है ज्ञान के एक प्रकार से गुफा के रूपक के सिद्धांत का जो है एक निष्कर्ष, जिसमें हमने ये समझा कि एक व्यक्ति अगर उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, अगर बाकियों की हेल्प करता है या मदद करता है, तो बाकी अधिक बहुसंख्यक होने की वजह से उस एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को यहाँ पे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उसकी जो है सत्ता को चुनौती देकर के उसको खत्म करने का प्रयास करते हो, इवन खत्म ही कर देते, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, आप बहुसंख्यक है। तो ये रहता है। इस तरीके से हमने समझ लिया गुफा का रूपक क्या है। गुफा के रूपक के माध्यम से यही प्लेटो कहना चाहते थे कि मेरे गुरु सुकरात के साथ भी यही हुआ था कि वो इस गुफा से बाहर निकल करके वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया। इस सोफिस्टों के जो व्यक्तिवादी विचार है उनसे बाहर निकल करके उन्होंने वास्तविक तर्क आधारित जो विचार है उनको बढ़ावा दिया। लेकिन वापस सभी युवाओं को जो है उन्होंने निकालने की कोशिश की तो उनको भ्रष्ट बोल दिया, युवाओं को भ्रष्ट करने का जो है आरोप लगा दिया, देवताओं की सत्ता को न मानने का आरोप लगा दिया और उनको मृत्युदंड दे दिया। ठीक है। तो गुफा के रूपक का प्रतीक यहाँ पे हम अगर बात करें तो और प्लेटो के दर्शन में इसका वास्तविक अर्थ की देखें तो एक सिंपल वर्ड्स में आप बिल्कुल एक इनके मीनिंग समझना, क्योंकि यही एग्जाम में आ जाएंगे। अंधेरी गुफा अगर आपसे पूछी जाए तो ये दृश्यमान भौतिक दुनिया, विजिबल और यहाँ फिजिकल वर्ल्ड से अज्ञानता की एक दुनिया, एक पूरे पूरे यूनिवर्स को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी गुफा एक ऐसी जगह है जहां लोग अंधविश्वासी जीवन जीते हैं, यानी कि ये पूरी दुनिया, ये एक विजुअल वर्ल्ड, ये दृश्य दुनिया जहां पर राय ही सबसे ज्यादा बड़ा ज्ञान माना जाता है। आजकल ज्यादातर लोग राय तो दे रहे हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, कोई बड़े बड़े आचार्य बने हुए हैं, कोई बड़े बड़े यहाँ पे ज्ञानी बाबा बने हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में इंद्रियों से अनुभव किया है या कोई ना कोई अलग अलग तरीके से जो अनुभव प्राप्त किए हैं, कोई पढ़ लिया है, कोई ज्ञान कोई किताब पढ़ ली है, कोई अलग अलग तरीके की टीका टिप्पणियां पढ़ ली, कोई गीता पढ़ के आ गया है, कोई अष्टावक्र गीता पढ़ के आ गया है, कोई यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके की टीकी टिप्पणी पढ़ के आ गए, कोई यहाँ पे उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके आ गया, बस उस पे क्या कर रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं। क्या वही अंतिम ज्ञान है? नहीं। आपने जो पढ़ा लिखा समझा, वो आपकी इंद्रियों ने जो अनुभव किया उसको आप प्रस्तुत कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। तो गुफा के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी व्यक्ति आसपास बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या वो ज्ञान हो जाएगा? नहीं। ज्ञान तो वो व्यक्ति देने वाला है जो बाहर से चीजें देख करके आया, वास्तविकता देख के आया, वो अगर बात करे तो हाँ वो ज्ञान है। अंदर जो चीजें हो रही हैं, आसपास देख लिए, बता दिए, वो ज्ञान नहीं है। तो जंजीरें, द चेन्स, यहाँ पे हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, भौतिक इच्छाएं जो हमें अज्ञानता की तरफ बांधे रखती हैं। हमें जंजीरें जो है बांधे रखती हैं, जैसे ही हमारी जो जैसे हमारी इंद्रियां हैं जो हम अनुभव करते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं, वैसी जंजीरें हैं जो हमें जंजीरों की तरह हमें देखने की अनुमति दी, क्योंकि जंजीरें इतनी जकड़ी हुई हैं, इतनी कठिन तरीके से बंधी हुई हैं, कठोर तरीके से कि आसपास इधर उधर नहीं देख सकते हैं, तो वही हमने सत्य मान लिया है। दीवार की परछाइयां, विभाजित रेखा का सबसे निचला स्तर एकेशिया अनुमानीय भ्रम है, ये केवल राय ओपिनियन है। मुक्त कैदीदा, फ्रीड प्रिजनर। ठीक है। देखो यहाँ पे दार्शनिक यानी फिलोसफर है जो ज्ञान की खोज में निकलता है। मुक्त कैदी हम समझ चुके हैं, फिलोसफर है, जैसे सुकरात थे, जैसे प्लेटो है, जैसे महात्मा बुद्ध है, जैसे महावीर जैन, वर्तमान महावीर जैन है। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उस दुनिया के आवरण से, चाहे कितना भी सुखमय हो, उससे निकल करके बाहर जा रहे हैं। उनको तो बढ़िया लाइफ चल रही थी, क्या दिक्कत थी? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात वगैरह की भी, महात्मा बुद्ध तो राजा ही थे, वर्धमान महावीर भी वही जिंदगी जी, तो लेकिन फिर भी उससे निकले, क्योंकि वो परछाइयां, वो भौतिकता है, उनको जो है ज्ञान महसूस नहीं करा रही थी। ठीक है। गुफा के बाहर की दुनिया जैसी देखी, यही वास्तविक दुनिया है, यही विचारों की दुनिया है, ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है, आइडियाज है, यही बुद्धि, यहीं से कहीं ना कहीं आप तर्क से आधारित होकर के जो विशुद्ध ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हो। सूर्य, सूर्य वो क्या है? सूर्य वो परम सत्य है, परम शुभ है, द फॉर्म ऑफ द गुड है, ये ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है, नोए से सीसी को कहा है उन्होंने। सूर्य ही गुफा के अंतर्गत आपने देखा है, जैसे व्यक्ति बाहर निकलता है तो सबसे पहले वो आसपास के माहौल को, वातावरण को, वस्तुओं, पत्थर, पहाड़, पेड़ों को देखेगा, फिर अंतिम तौर पे सूर्य को देखेगा। ठीक है। यानी कि एक प्रकार से व्यक्ति कैसा था, एकेसिया यानी कि बिल्कुल अंधविश्वासी, पेस्टिस थोड़ा सा उसने जो है अपना विश्वास पैदा किया, फिर जाएगा वो तर्क गणित का उपयोग करेगा, तो फिर वो डायनोया कैटेगरी में जाएगा।
फिर उसने सबसे अंतिम तौर पे यानी कि जैसे ही सूर्य देखा, यानी कि जैसे ही उसने तर्क लगाया, जैसी बुद्धि लगाई, जैसी अंदर से रिकलेक्शन किया थॉट्स का, वो बन गया उसका एक बार से नोएसिस वाली कैटेगरी। ठीक है, और यही नोएसिस सूर्य है। डायनोया उसका क्या है, पत्थर पहाड़ है जो उसने गुफा के बाहर आकर के देखे हैं। कैदियों द्वारा मुक्त व्यक्ति की हत्या। अब जैसे ही वापस लोगों को समझाने जाएगा, बताने जाएगा कि ये चीजें जो है गुफा में जो तुम लोग देख रहे हो सत्य मानो, वो सत्य नहीं है, तो कैदी जो बाकी है वो उसको मार देंगे कि ये गलत बोल रहा है, ये भ्रष्ट कर रहा है, हमारे ज्ञान को गलत ठहरा रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है दुर्बुद्धि आ गई है। एथेंस के अज्ञानी लोगों ने लोकतंत्र द्वारा सुकरात को दिया गया मृत्युदंड भी इसी प्रकार का एक क्या है, अपराध है, जो ज्ञानी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं यहाँ पे अज्ञानी व्यक्ति को यहाँ पे अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जो है मारा गया है। ये चीज उन्होंने इस तरीके से लिंक की है, लिंक करना हमें पढ़ना है, कैसे विभाजन रेखा के सिद्धांत के माध्यम से गुफा के रूपक तक लिंक किया उन्होंने, उसमें प्रत्यय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और उसमें भी उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो है ये सुकरात के जो दिए गए मृत्युदंड उनकी घटना को उन्होंने एक लिंक करके समझा दिया है। ठीक है, अब ज्ञान के सिद्धांत में तीसरा जो है यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें निहितार्थ क्या है, रूपक का राजनीतिक और दार्शनिक निहितार्थ क्या है, इम्प्लीकेशन अगर हम पढ़े क्या हो सकते हैं इस सिद्धांत के, तो इसमें शिक्षा का वास्तविक अर्थ हमें समझ में आता है कि शिक्षा अर्थ जो है खाली दिमाग में जानकारी भरना नहीं होता है कि कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, कोई किताब पढ़ के, और आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया उस किताब को पढ़ के, बस आसपास अपने आसपास लोगों को अनुमान बताने लग गए। अनुमान ज्ञान नहीं होता है, आपका विश्वास, आपकी राय कोई ज्ञान नहीं होता है, परम ज्ञान नहीं होता है, परम सत्य नहीं होता है, वो आपका विचार है। उसको परम सत्य बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं बौद्धिकता के चरम विशुद्ध स्तर पे पहुंचना पड़ेगा, नोएसिस तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने बाहर से जो चीजें प्राप्त कर ली वो कहीं ना कहीं शिक्षा ज्ञान नहीं है, आत्मा की दृष्टि को अंधेरे से हटा करके प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मोड़ना ही ज्ञान है। ये एक कष्टदायक प्रक्रिया हो, ये कष्टदायक प्रक्रिया कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो इससे गुजर सके, बहुत कम लोग इससे इसको पार कर सकते हैं। इसलिए कैदी बाहर नहीं जाना चाहता है। अगर हम इस दुनिया में इतने ज्यादा फंसे हुए तो इसलिए तो फंसे हुए हैं क्योंकि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना भी चाहते हैं, करने की कोशिश करते तो लगता है कि यार ये सहना पड़ेगा, इतनी मस्त लाइफ छोड़नी पड़ेगी, इतना मस्त जीवन छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नौकरी वोकरी त्यागनी पड़ेगी, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, मुंह संबंध जो है छोड़ने पड़ेंगे, ये सब आपको कहीं ना कहीं डराएगा। ठीक है, दार्शनिक राजा का औचित्य, एक व्यक्ति जो व्यक्ति अज्ञानता की गुफा से बाहर निकल के सूर्य यानी परम सुख के दर्शन को प्राप्त कर चुका है, केवल उसी के पास शासन करने का अधिकार है क्योंकि वही जानता है कि सत्य के लिए असली अच्छाई क्या है। अब दार्शनिक का जो है कर्तव्य क्या होता है यहाँ पे, जब भी वो जैसे बाहर से ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका कर्तव्य क्या होता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद पर्याप्त नहीं है, आपका जो है जीवन पूर्ण नहीं हो चुका है। अब दार्शनिक राजा का नैतिक कर्तव्य ये होता है, या फिर दार्शनिक जो व्यक्ति उसका कर्तव्य होता है कि वापस गुफा या समाज में आकर के उन अज्ञानी लोगों को भी मार्गदर्शन करे जो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, भले ही उसके लिए सुकरात की तरह अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, गुफा की रूपक का निहितार्थ यही है, और मुख्य रूप से विभाजन रेखा का निहितार्थ यही है कि ज्ञान आपने अगर विशुद्ध स्तर पर प्राप्त कर लिया तो अब वापस से उस नीचे विभाजन रेखा के नीचे के जो व्यक्ति उनको वापस आप उठाओ, आपका कर्तव्य ये बनता है। ठीक है, लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, रूपक दर्शाता है कि बहुसंख्यक लोग, जो भीड़ है लोकतंत्र है, अज्ञानी होते हैं। जैसे गुफा में बहुत सारे लोग बहुसंख्यक में थे, उस ज्ञानी एक अल्पसंख्यक को उन्होंने प्रताड़ित करके मार डाला और परछाइयों पे बिलीव करना वापस से शुरू कर दिया। ठीक है, तो अज्ञानी भीड़ को सत्ता सौंपना लोकतंत्र राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, राजनीतिक निहितार्थ पढ़े इसका, तो पूरा ज्ञान जो है ये सिद्धांत प्लेटो के राजनीतिक दर्शन से कैसे जुड़ता है, इसको हम दार्शनिक राजा से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेटो ये कहते हैं कि अगर मान लो एक व्यक्ति को अगर पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जैसे मान लो एक व्यक्ति गुफा में था, तो गुफा से बाहर निकलने का मौका मिल गया, उसने पूरा तरीके से बाहर के आवरण को देख लिया, समझ लिया, सूर्य को समझ लिया, और एक प्रकार से विभाजन रेखा के जो सबसे निचले स्तर एकेशिया, पिस्टिस, फिर उसके बाद डायनोया, फिर उसके बाद जो नोएसिस है उस तक पहुंच चुका है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे एक साधारण इंसान नहीं होना चाहिए। अब उसको यहाँ पे इतने बड़े पद पे बैठा दो कि अगर वो कोई भी एक बात बोले तो सब उसको बिल्कुल आंख बंद करके मान ले। अगर हमने उसको बड़े पद पे नहीं बैठाया तो वो कुछ भी कहेगा तो लोग उसको कहीं पत्थर मारेंगे, भगाएंगे, उसको मार डालेंगे, या फिर तो उसको इतनी बड़ी अथॉरिटी दे दो कि ऑटोमेटिक वो जो कहेगा उसको आंख बंद करके मान लेंगे, क्योंकि वो जो भी कहेगा वो सत्य बात ही कहेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया देख के आया वो। एक दार्शनिक जो एक व्यक्ति जो बाहर से ज्ञान प्राप्त करके आया क्यों गलत कहेगा, सत्य कहेगा वो।
क्या उसको ऐसा इसमें मिल जाएगा? वैसे ही वो जीवन जो है अंदर बहुत ही घटिया किस्म का जी रहा था, बाहर से उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान, बाहर की गुफा के बाहर जो उसने ज्ञान प्राप्त किया वो बाहर का ज्ञान ही अंतिम सत्य है। तो वो जो अंदर अंदर आए तो उसको इतना बड़ा पावर दे के भेजो कि वो अंदर कोई भी बात कहे तो उसको कोई नकार ना सके। तो वही बात यहाँ पे प्लेटो कहते हैं कि एक ज्ञान प्राप्त किए हुए दार्शनिक व्यक्ति को राजा बना दो तो जो वो कहेगा वही अंतिम सत्य होगा, जरूर वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही क्यों ना हो, राजा ही क्यों ना हो, मोनार्क ही क्यों ना हो, क्योंकि भीड़ भरे लोकतंत्र से अच्छा है एक व्यक्ति, एक दार्शनिक व्यक्ति का राजतंत्र। ठीक है, ये बातें उनके द्वारा कही जाती हैं। ठीक है, तो समाज के 90% लोग विभाजित रेखा के निचले स्तर पे हैं। वो बस अपनी राय और ओपिनियन और अंधेरी गुफा में जो है जो भी व्यवस्था देखने को मिल रही हो उसको ही वो अंतिम सत्य मान रहे हैं। केवल दार्शनिक ही वो व्यक्ति है जिसने गुफा से बाहर जाकर के नोएसिस यानी कि विशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है। तो अब हमें क्या है, समझना पड़ेगा कि हमारा शासन करना एक कला है, इसलिए राज्य की सत्ता केवल उस व्यक्ति दार्शनिक राजा को ही सौंपी जा सकती है जिसने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। इस तरीके से हमें चीजों को लिंक करके समझना है। ये है प्लेटो का जो है ज्ञान का सिद्धांत की तीनों यहाँ पे रूपक। ठीक है, कौन कौन से तीन रूपक हमने पढ़ लिए? पहला हमने पढ़ा है यहाँ पे स्मरण का सिद्धांत, जिसमें हमें चीजों का स्मरण करना चाहिए। दूसरा होता है हमारा विभाजन रेखा का सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा है एकेशिया, पिस्टिस, फिर उसके बाद डायनोया, उसका नोएसिस। ठीक है, उसके बाद गुफा का रूपक, तीसरा इसका महत्वपूर्ण रूपक माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो है पूछ सकते हैं, वो क्रम पूछ सकते हैं। विभाजन रेखा के सिद्धांत, एलिगरी ऑफ केव किसका सिद्धांत है? भौतिक जगत से संबंधित है, जबकि नॉलेज जो है विचार जगत से। ये पूछ सकता है कि ये ओपिनियन, प्लेटो के अनुसार ओपिनियन या राय जो है किस जगह से, भौतिक, आध्यात्मिक किस जगह से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नॉलेज है विचार जगत से संबंधित। ठीक है, थिएटीटस पुस्तक पूरी तरह से ज्ञान क्या है इस प्रश्न पर केंद्रित है। अब जो थिएटीटस जो किताब है ये किस पर है, किस पर केंद्रित है? ये ज्ञान क्या है इस पर केंद्रित है। ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोच्च विधि मेथड जो है प्लेटो के अनुसार द्वंद्ववाद है, डायलैक्टिक है। ठीक है, डायलैक्टिक ये तरीका उन्होंने बताया कि ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको डायलैक्टिकल मेथड को ही सर्वोच्च मानना पड़ेगा, यही मेथड सर्वे आपके लिए सबसे बेस्ट माना जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अगला हमारा सिद्धांत होगा प्रत्यय या आकार का सिद्धांत, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।